नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विशालतम रणनीति का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही बैठक में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई है। लोकसभा चुनावों और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा चरण बैठक का मुख्य एजेंडा रहा है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा हुई। इसके साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो वहीं बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर हमारी सहयोगी ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा जी, आज की बैठक 2.5 से 3 घंटे करीब चली है, तो क्या देखो, इसमें तो राहुल जी का जो पार्ट 2 इनकी जो अपनी यात्रा है उसके बारे में सारी सेंट्रल लीडरशिप ने हमें बात बताई है। उसका सारा कितने दिन का प्रोग्राम है, कितने किलोमीटर्स है, कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन सी स्टेट से गुजरेगी। और ये भी कहा है कि जिन स्टेट्स में वो नहीं जा रहे, क्योंकि जिन स्टेट्स में जैसे पंजाब में ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं एक दफ़ा, तो वहाँ भी हमारा सारा काडर उनके साथ जुड़कर रहना चाहिए। पंजाब के सारे वोटर्स को पता होना चाहिए कि राहुल जी कहाँ जा रहे हैं और किस किस्म का समर्थन उनको मिल रहा है। नंबर 2, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि महीने 3 रह गए हैं कि ब्लॉक लेवल तक और बूथ लेवल तक क्या कमिटीज़ फॉर्म हो चुकी हैं और क्या हमने नैरेटिव सेट करना है। क्योंकि सारे कांग्रेसमैन का ये मानना था कि पिछली दफ़ा अगर मोदी साहब जीते 34% वोट मिला उनको, 86% तो अभी भी खिलाफ है। अगर हम कंसोलिडेशन कर लें, अगर वो सारे लोग साथ आ जाएं, तो बीजेपी कैन बी डिफीटेड एंड वी आर श्योर कि रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट। ये हमें सेटबैक ज़रूर पहुंचा 2-3 स्टेट से, मगर उससे बहुत सारे सबक भी मिले और सबक यही है कि लेट्स गेट टुगेदर। नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक अभी पंजाब के साथ नहीं हुई है, तो उसके ऊपर अभी जब होगी तो फिर आपको बताएंगे, अभी हुई नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एआईसीसी की अहम बैठक के दौरान बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने महामंथन किया और खासकर फोकस जो रहा वो फोकस था न्याय यात्रा को लेकर। इसी मसले पर हमारी सहयोगी ने कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी। पवन सर, आज की जो बैठक है 2.5 से 3 घंटे चली है, तो क्या निष्कर्ष निकला इसमें? यात्रा के विषय में जैसा कि विजयराम रमेश जी ने बताया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम रखा गया है। यात्रा के रूट पर काफ़ी चर्चा हुई और लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जिस रूट पर से ये यात्रा निकलेगी वहाँ कांग्रेस की ज़मीन बहुत ही कमज़ोर है। चुनावी नतीजों को पिछले देखा जाए इतिहास को, तो उस पर लेके क्या चर्चा हुई? ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये एक संदेश की यात्रा है और उस संदेश का स्थान पूरे देश में है। भले हम चुनावी रूप से किसी राज्य में कमज़ोर होंगे, किसी में मजबूत होंगे, उसका इससे कोई संबंध नहीं। सर, सी शेयरिंग को लेके क्या फॉर्मूला रहेगा कांग्रेस का? शाम को बैठक है, आज शाम को जो हमारी कमेटी है अलायंसेस की, वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिल रही है, तो उसके बाद आपसे जानकारी शेयर की जाएगी। भगवंत मान ने बोला है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब दिल्ली से लेकर पंजाब तक माँ अपने बच्चों को कहानी सुनाया करेगी, एक थी कांग्रेस। दिया उसका जवाब हमने दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने। तो ये थे पवन खेड़ा जी। और आज अलायंस कमेटी की बैठक होगी शाम को अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं। सहज स्वभाव के धनी टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, रह चुके हैं टीएस सिंहदेव। बाबा भी इनको कहा जाता है। क्या कुछ इस बैठक के बाद या पहले वो कहते नजर आए, वो भी आप सुनिए, दिलचस्प बोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। सर, आज मैनिफेस्टो कमेटी की चर्चाएं, उसकी रूपरेखा और उसके प्रबंधन को लेके कहाँ कहाँ किस तरह से जाके
विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं से इंटरेक्शन हो सकेगा और फीडबैक के आधार पे लोगों की मंशा के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार हो सकेगा। इसी पे चर्चा हो। सर, मैनिफेस्टो में किस वर्ग पे फोकस किया जाएगा? क्या पूरी मतलब कि क्या मेन मुद्दे रहेंगे उसमें? पूरे देश पर फोकस स्वाभाविक है कि ये देश के लिए, देश के प्रबंधन के लिए मैनिफेस्टो है, तो पूरे देश की स्थितियां, परिस्थितियां और हर वर्ग के लिए इसमें चर्चा होगी। सर, ये जो भारत न्याय यात्रा राहुल निकाल रहे हैं, राहुल गांधी, उसका जो रोड मैप है, कांग्रेस उन राज्यों में बेहद ही कमजोर है, तो उसको लेके क्या रूपरेखा रहेगी? किस प्रकार से चुनावी, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो जनता को किस प्रकार से साधा जाएगा? मैं समझता हूँ कांग्रेस की उपस्थिति देश के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में है, तो कांग्रेस की उपस्थिति का सवाल नहीं है। लोगों से संपर्क करके और चुनाव के परिणामों में हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं, ये प्रयास है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि भारत न्याय यात्रा के थ्रू हम चुनाव में बेहतरी किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारी रूपरेखा रहेगी, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर के दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी महासचिव, प्रभारी कांग्रेस अध्यक्षों और राज्य में विधानसभा दल के नेताओं के साथ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, आज 2.5 से 3 घंटे तक बैठक चली है, तो क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक के अंदर? नहीं, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना था। राहुल जी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो बिहार भी आना है, तो उसके तैयारी के सिलसिले में और उसके रूट के संबंध में ये सब वार्ता हुआ और पूरे मजबूती से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उस पर चर्चा हुई। सर, बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं, तो आरजेडी जेडीयू आप गठबंधन में हैं, तो क्या पूरा रहेगा सीट शेयरिंग का? नहीं, हम लोगों ने जो नेशनल अलायंस कमेटी है उसके सामने बिहार में जो सीट हम लड़ना चाहते हैं उसके सामने अपनी बात रख दी है। अब ये लोग बात करके हम लोगों को बता देंगे। सर, लगातार जेडीयू के अंदर से इस प्रकार की बातें आ रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होना चाहिए, और हाल फिलहाल ही में वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और अब कन्वीनर बनने के लिए भी उनका कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है इस मामले में। नहीं, उनकी कोई नाराजगी नहीं है, ये सब मीडिया का केवल भ्रामक प्रचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। का साफ तौर पे कहना है कि मीडिया में ये सब नीतीश कुमार को लेकर सभी भ्रामक प्रचार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग झूठे आरोप लगाकर, झूठा समन भेजकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। वकीलों ने मुझे बताया कि ईडी ने जो समन मुझे भेजा है वो गैर कानूनी है। ये समन क्यों गैर कानूनी है, मैंने विस्तार से इसका जवाब ईडी को भेजा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये कि उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है और वो भी मानते हैं कि ये समन गैर कानूनी है। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल किसी भी विभाग का दायित्व नहीं है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नई पदयात्रा के बारे में जानकारी सामने आई है। इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो कि मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने वाले हैं। बताइए भी क्या कि सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में तय होगा, जहां राहुल गांधी 1,074 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 11 दिन में राज्य की 20 जिलों को कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपके लिए जानना ये भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा में जिस राज्य से रास्ता तय होता है दिल्ली दरबार का, वो राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यूपी की आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। जेलों के अंदर इसका लाइव प्रसारण होने वाला है। जेलों के अंदर दीपोत्सव भी किया जाएगा। साथ ही सभी कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तक भी दी जाएगी। ये निर्देश उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति की ओर से किया गया। जेल मंत्री के मुताबिक 22 जनवरी से पहले सभी कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड दी जाएगी। प्रधानमंत्री के आग्रह पर जगह जगह दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐसे में जेलों में भी दीपोत्सव हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जेलों में भक्तिमय माहौल बनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जेलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। जेलों के अंदर दीपोत्सव का कार्यक्रम है। साथ ही सभी कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भेजा जाएगा। मेरठ नगर निगम की बैठक में पार्षदों की मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का साथ दे रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मारपीट का संज्ञान लिया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस घटना का संज्ञान लिया। मेरठ नगर निगम में हाथापाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप का मामला। बीजेपी नेताओं की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं को चूड़ियां भेजी हैं। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। महिलाओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया हुआ है। वाराणसी से ये बड़ी अपडेट, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं को चुप्पी को लेकर के चूड़ियां भेजी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में एक बार फिर से फैसला टल गया है। अब 5 जनवरी को फैसला आएगा। इस मामले में बुधवार को कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने बुधवार को वाराणसी की कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट को कम से कम 4 और हफ्तों तक सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया है, जिसके बाद आज की तारीख तय की गई थी। देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
ये वो आग्रह है, आग्रह पत्र जिसमें एएसआई ने कोर्ट से 4 हफ्तों की डिमांड करी थी कि 4 हफ्तों तक कम से कम सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा की व्यवस्था के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा कि आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत हमें मुख्यालय से और जोन के अन्य जिलों के अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण देना है। देखिए, आगामी कार्यक्रम के दृष्टिगत हमको मुख्यालय से जोन के अन्य जनपदों से अभी अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के हम क्षेत्र को विभिन्न जोन्स और सेक्टर से में बांट करके अभी से अपनी एक डिप्लॉयमेंट लगा रहे हैं। इन सबका जो मुख्य उद्देश्य है, आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने एक सुरक्षित वातावरण में सुगम रूप से दर्शन कर सके, हमारा यातायात सुचारू रूप से चल सके। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे सत्यापन की कार्रवाई है, जो विभिन्न हमारे यहाँ पे आश्रम है, मंदिर है, हमारे अंदर जो अन्य हमारे होटल हैं, धर्मशाला हैं, उनमें रहने वाले सभी लोगों की सत्यापन की कार्रवाई हमारी पूर्व से प्रचलित है, जिसको आगे और उससे किया जा रहा है। लगातार चलने वाले हमारे कार्य हैं। इसके अलावा हमारा सीसीटीवी का जो नेटवर्क है, उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स कंट्रोल रूम के द्वारा जो भी ग्राउंड पे हमारे वर्किंग पुलिसमैन है, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसपे उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। देखिए, आवश्यकता अनुसार जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, उस हिसाब से कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को नो व्हीकल जोन बनाया जाता है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को यह असुविधा ना हो। डायवर्जन जब आवश्यकता कोई हमारी ऐसी महत्वपूर्ण मूवमेंट होती है जिसमें हम पर्टिकुलर रूट पे ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता हो, कहीं एम्बुलेंस के लिए हमको ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो, उस समय डायवर्जन को अमल में लाया जाता है, जिसकी एसओपीज तैयार है। जब जरूरत हो तो उन एसओपी को अमल में ले आते हैं। देखिए, ड्रोन और अन्य तकनीकी माध्यमों से, जैसा मैंने आपको कहा कि मैनुअल और तकनीकी दोनों माध्यमों से सुरक्षा की जो भी हमारे लोग लगे हुए हैं, उनको हम एक्स्ट्रा वो इनपुट्स देते हैं। तो दोनों हमारे कार्य कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से क्षेत्रों में नजर रखने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। तो अयोध्या को इस समय 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। वो जोन है ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड जोन। रेड जोन में नो व्हीकल जोन क्रिएट किया गया है, ताकि वहां पर कोई भी वाहन ना हो। और जो रेड जोन है वो जन्मभूमि के आसपास का क्षेत्र है। खबरों में फिलहाल सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि